नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आप सभी ने कक्षा 12 में अध्याय 6 भाग 17 तक पढ़ लिया था। भाग 17 में आपने सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में जाना, आपने रिवर्स डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में जाना, आपने जीन के बारे में जाना, जीन कॉन्सेप्ट के बारे में जाना, आपने जीन के रासायनिक संगठन के बारे में जाना। अब आते हैं भाग 18 पे, उसके आगे के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो कि है जीन अभिव्यक्ति का नियमन यानी रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। टॉपिक शुरू करने से पहले जो आपसे भाग 17 में क्वेश्चन किए गए थे उनके आंसर्स देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे किया गया था कि जीन क्या होता है। तो जीन क्या होता है, क्या डेफिनेशन क्या देंगे आप कि डीएनए का वह खंड जिस पर किसी लक्षण का आनुवंशिक कूट निहित होता है जीन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था जीन कहाँ पर स्थित होता है। तो जीन स्थित होता है डीएनए पर। यह भी कह सकते हैं कि जीन गुणसूत्र पर स्थित होता है क्योंकि गुणसूत्र डीएनए से ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किस एंजाइम की उपस्थिति में होता है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की उपस्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि रेकॉन क्या होता है। तो डीएनए का वह खंड जिस पर जीन विनिमय यानी क्रॉसिंग ओवर और पुनर्संयोजन यानी रिकॉम्बिनेशन होता है रेकॉन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि म्यूटॉन क्या होता है। तो डीएनए का वह खंड जिस पर उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन होता है म्यूटॉन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि सिस्टोन क्या होता है। तो डीएनए का वह खंड जिस पर किसी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को बनाने की सूचना निहित होती है सिस्टोन कहलाता है। और आपको यह भी पता है कि सिस्टोन किसी एक के समतुल्य होता है। कमेंट में बताइए सिस्टोन किसके समतुल्य होता है। ये क्वेश्चन नीट में भी पूछा गया था, मैंने भाग 17 में आपको क्लियर भी करा दिया था। लास्ट क्वेश्चन किया गया था इस टॉपिक से कि एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना किसने प्रतिपादित किया था। तो एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना का प्रतिपादन किया था जॉर्ज बीडल व एडवर्ड टेटम ने। बस इतने क्वेश्चंस पूछे गए थे जिनके आंसर्स आपको बता दिए गए। अब आते हैं भाग 18 के टॉपिक पर जो कि है जीन अभिव्यक्ति का नियमन यानी रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो यहां पर पढ़ाने से पहले कुछ बातें हम आपको व्हाइट बोर्ड पर बता देते हैं। टॉपिक है आपका जीन अभिव्यक्ति का नियमन यानी रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। सबसे पहले हम इस शब्द का मतलब समझते हैं। जीन अभिव्यक्ति का नियमन क्या है ये शब्द। तो देखिए हर जीन का एक कार्य होता है। आपको पता है कि डीएनए पर बहुत सारे जीन उपस्थित होते हैं। तो डीएनए पर उपस्थित प्रत्येक जीन का अपना एक विशेष कार्य होता है। अब ऐसा नहीं है कि डीएनए पर उपस्थित समस्त जीन एक साथ पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करते हैं और जब चाहे तब करें, ऐसा नहीं है। हर चीज़ रेगुलेटेड है, नियंत्रित है। तो एक जीन जिससे कुछ बनना है, कोई प्रोटीन बनना है, वो भी एक नियंत्रण अवस्था में होती है कोशिका में। कोशिका उसे नियंत्रित करे रहती है कि भैया जीन तब अपने आप को अभिव्यक्त करो जब आपकी आवश्यकता हो, नहीं तो शांत से चुपचाप केंद्रक के डीएनए में बैठे रहो। ठीक है। तो जीन अभिव्यक्ति मतलब अपने आप को एक्सप्रेस करना। तो जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है कैसे कैसे। जीन से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनती है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से प्रोटीन बनता है। तो जीन इस तरह से अपने आप को अभिव्यक्त करती है। इसी का नियमन का मतलब रेगुलेट करना कि वो जीन कब प्रोटीन बनाएगा कब नहीं बनाएगा, इसी को समझना है। इसी को कहते हैं जीन अभिव्यक्ति का नियमन। तो जीन अपने आप को कब अभिव्यक्त करेगा कब नहीं करेगा, इसी के बारे में आपको पढ़ना है जीन अभिव्यक्ति के नियमन में। यानी सबसे पहला तो आप लाइन यही पढ़ डालिए, याद कर डालिए कि जीन कोशिका में अभिव्यक्त होकर एक विशिष्ट कार्य या कह सकते हैं निश्चित कार्य को संपन्न करता है। क्लियर है बात। जीन कोशिका में अपने आप को अभिव्यक्त करके एक विशिष्ट कार्य या एक निश्चित कार्य को संपन्न करता है। इसका मतलब क्या है कि जीन अपने आप को अभिव्यक्त करता है जिससे एमआरएनए बनता है और उस एमआरएनए से फाइनली पॉलीपेप्टाइड
चेन बनता है। इसी को कहते हैं जीन की अभिव्यक्ति। तो अब यहाँ पर आपको जो पढ़ना है वो ये कि ये जो जीन है वो कब mRNA बनाएगा, कब नहीं बनाएगा। आखिर इसका नियमन किस किस स्तर पर होता है कि जीन से फाइनली पॉलीपेप्टाइड कब बनेगा, कब नहीं बनेगा, किस किस स्तर पर इसे रोका जा सकता है कोशिका द्वारा कि जीन अब आप पॉलीपेप्टाइड ना बनाओ। वही आपको पढ़ना है जीन अभिव्यक्ति के नियमन में। और आपको यह भी पता है कि जीन का, हर एक जीन का अपना एक विशिष्ट काम होता है। यानी मान लो कि डीएनए पर, अब चूंकि डीएनए पर तो बहुत सारे जीन होते हैं, डीएनए पर बहुत सारे जीन होते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि सारे जीन एक साथ अभिव्यक्त होकर प्रोटीन बनाते हैं। मैंने बताया ना कि जीन तभी एक्सप्रेस होंगे, तभी अभिव्यक्त होंगे, तभी प्रोटीन बनाएंगे जब उस प्रोटीन की आवश्यकता होगी। यानी जीन तभी अभिव्यक्त होंगे जब उनकी आवश्यकता कोशिका में होगी, अन्यथा जीन चुपचाप वहीं पर डीएनए पर बैठे रहेंगे। जैसे देखिए, ये मान लो कि एक जीन ए है, ये मान लो कि जीन बी है, ये मान लो जीन सी है, ये मान लो जीन डी है। तो अब इतने तो नहीं है, और भी बहुत सारे जीन होते हैं डीएनए पर। तो सभी जीन हर समय पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण नहीं करते हैं, और ऐसा भी नहीं कि एक साथ ही सभी करते हैं, नहीं, जब जिसकी जरूरत होती है तभी वे अभिव्यक्त होते हैं। जैसे मान लो कि जीन ए है, इससे बनता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो ये जीन तभी एक्सप्रेस होगा जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम की जरूरत कोशिका को होगी, और अगर उस कोशिका को इस एंजाइम की आवश्यकता नहीं है तो ये एक्सप्रेस नहीं होंगे। उसी तरीके से मान लो कि अब जीन बी की आवश्यकता नहीं है, चुपचाप बैठा है, जीन सी से बनता है न्यूक्लिएज। तो अब इस एंजाइम की अगर आवश्यकता कोशिका में है तो ही ये जीन एक्सप्रेस होगा और ये एंजाइम बनाएगा, और अगर इस एंजाइम की आवश्यकता नहीं है कोशिका को तो ये जीन अभिव्यक्त नहीं होगा। ठीक है, आपने ये तो समझ लिया कि जीन अभिव्यक्त कब होगा, कब नहीं होगा। अब ये समझना है कि जीन की अभिव्यक्ति किस किस स्तर पर होती है। देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि जीन से mRNA बनता है, mRNA से पॉलीपेप्टाइड बनता है। तो पहला तो ये कि जीन से mRNA बने या ना बने, इस पर भी रोका जा सकता है कि मान लो जीन से mRNA बने ही ना, तो आगे काम नहीं होगा, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला नहीं बनेगी। तो एक तो ये नियमन का स्तर हो गया। अब फिर जो mRNA बनता है, आपने पढ़ा है कि जो डीएनए से mRNA बनता है वो प्राइमरी mRNA ट्रांसक्रिप्ट होता है, वो निष्क्रिय होता है। उसके बाद एक प्रोसेस होता है जिसे स्प्लाइसिंग कहते हैं। अगर वो नहीं होगा तो mRNA कोई मतलब नहीं है। तो mRNA में जब स्प्लाइसिंग यानी संबंधन की प्रक्रिया होती है तभी वो सक्रिय होता है, अन्यथा नहीं होगा। तो संबंधन की प्रक्रिया होगी तो चलो ठीक है, mRNA आगे बढ़ेगा। अगर संबंधन की प्रक्रिया को रोक दिया जाए तो mRNA निष्क्रिय रहता है। तो यहाँ पर भी हम जीन के एक्सप्रेशन को रोक सकते हैं। अब आपने पढ़ा है कि mRNA केंद्रक में बनता है क्योंकि डीएनए केंद्रक में पाया जाता है, और केंद्रक में mRNA बनने के बाद केंद्रक से निकलकर कोशिका द्रव में चला जाता है। अगर हम mRNA को कोशिका द्रव में आने ही ना दें तब भी तो इस जीन के एक्सप्रेशन को रोका जा सकता है। अगर हम mRNA को केंद्रक से कोशिका द्रव में ना आने दें तो इस जीन के द्वारा जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बननी है बन पाएगी? नहीं बनेगी, काम खत्म। इनके अभिव्यक्ति को रोक दिया गया। नियमन का ये अगला स्तर। अनुलेखन, राइबोसोम पर mRNA जाता है और वहां पर अनुलेखन की प्रक्रिया होती है। और आपको यह भी पता है कि पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनने के बाद वो द्वितीयक और तृतीयक संरचना में परिवर्तित होती है, तब जाके प्रोटीन बनता है। तो जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनना है उसको द्वितीयक और तृतीयक में बनने ही ना दें, तो इस स्तर पर भी नियमित किया जा सकता है जीन के अभिव्यक्ति को।
तो एक कुल 4 स्तर हैं यूकैरियोटिक कोशिका में, जिसमें हम किसी जीन के अभिव्यक्ति को नियमित कर सकते हैं। हम नहीं करते, कोशिका करती है। तो ये एक एग्जाम्पल था। एक एग्जाम्पल हम फिर से देके बताते हैं, अभी आके आपको बताएंगे कि जैसे ई कोलाई एक जीवाणु है, ठीक है। ई कोलाई, इस वाले बैक्टीरिया से तो आप बिल्कुल परिचित हो चुके होंगे क्योंकि बहुत बार आ चुका है, और याद भी करिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। ई कोलाई, तो ई कोलाई बैक्टीरिया पूरा नाम क्या है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ई कोलाई बैक्टीरिया में अगर लैक्टोज आ जाए, लैक्टोज इज ए डाइसैक्राइड, तो इसका कोई यूज अभी है नहीं। तो लैक्टोज का जब अपघटन होगा तो लैक्टोज से बनेगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। अब इस ग्लूकोज और गैलेक्टोज का प्रयोग ये कोशिका, ई कोलाई की कोशिका ऊर्जा के रूप में करेगी। लेकिन ध्यान ये रखना है कि इस लैक्टोज के अपघटन के लिए एक एंजाइम की आवश्यकता होती है। कौन से एंजाइम की? बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। और आपको पता है, मैंने आपको एक स्टेटमेंट दिखवाया था, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। तो जितने भी एंजाइम है सब क्या है? प्रोटीन है ना। आपने पढ़ा है ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या है? एंजाइम है। तो एंजाइम में तो भैया ये प्रोटीन ही होंगे। अब प्रोटीन किससे मिलकर बना आता है? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से। अब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के बनने का जो आधार है वो क्या है? जीन है, डीएनए पर उपस्थित जीन। जैसे मैंने बताया ना कि मान लो कि जीन ए है, वो इस बीटा गैलेक्टोसाइडेज को बनाता है। तो अब बेवजह नहीं बनाएगा। डीएनए पर उपस्थित ये जो जीन है ए, अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज को बनाता है तो ये बेवजह नहीं बनाएगा। तब बनाएगा जब इसकी कोशिका में लैक्टोज उपस्थित हो, क्योंकि पता है कि लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसकी कोशिका में नियंत्रण इस स्तर पर होता है कि अगर इसकी कोशिका में लैक्टोज उपस्थित है तो ही ये जीन एक्सप्रेस होगा और बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाएगा। तो समझ में आया कि कोई जीन कब अभिव्यक्त होती है? जब कोशिका में उसकी आवश्यकता होती है। अगर इस ई कोलाई में लैक्टोज नहीं है तो इस एंजाइम का कोई उपयोग है नहीं है। तो जब उपयोग ही नहीं है तो जीन अपना अभिव्यक्त करेगा? अपने आप को नहीं करेगा, यानी स्विच ऑफ रहता है। तो जीन की अभिव्यक्ति का नियमन जीन के स्विच ऑन और ऑफ होने की क्रियाविधि है। ऑन ऑफ कब होता है? ऑन कब होगा? जब उसकी जरूरत होगी। यानी देखिए यहां पर ई कोलाई में लैक्टोज है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज की आवश्यकता है, तो ये जीन ऑन हो जाएगा और इससे बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा। लेकिन अगर इसकी कोशिका में लैक्टोज नहीं है तो ये जीन ऑफ हो जाएगा, इससे बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा। जैसे एक स्विच ऑन ऑफ की प्रक्रिया। अगर आपको फैन चलानी है तो आप फैन के स्विच को ऑन करेंगे तो ही फैन चलेगा, नहीं चलानी है तो ऑफ कर देंगे, बात खत्म। समझ में आया? तो जो आवश्यकता होती है तभी जीन एक्सप्रेस करता है, अन्यथा नहीं करता। बात यही है सिर्फ और सिर्फ। तो जीन अपने आप को अभिव्यक्त करेगा या नहीं करेगा, ये किस पर आधारित होता है? कोशिका की आवश्यकता पर आधारित होता है। और अभिव्यक्त नहीं करेगा के लिए जो नियमन होती है, नियमन मतलब कि कैसे हम रोकें कि ये जीन अपने आप को अभिव्यक्त ना करे। तो इसमें एक तो जीन से जब एमआरएनए बनता है तो एमआरएनए के बनने को रोक सकते हैं,
जब जीन से mRNA बनेगा ही नहीं तो पॉलीपेप्टाइड नहीं बनेगा। एक ये स्तर हो गया। आपको पता है कि जो जीन से mRNA बनता है वो इनएक्टिव होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी mRNA ट्रांसक्रिप्ट। उसके बाद उसमें एक प्रोसेस होता है जिसे स्प्लाइसिंग यानी संबंधन कहते हैं। संबंधन होने के बाद ही वो एक्टिव होता है। तो दूसरा स्टेप, हम संबंधन को होने ही ना दें। तो दूसरा स्तर हो गया, संबंधन को अगर रोक देंगे तो mRNA एक्टिव नहीं होगा, पॉलीपेप्टाइड नहीं बनेगा। तीसरा, mRNA जो केंद्रक में बना है वो केंद्रक से निकल के कोशिका द्रव में आता है, तभी जाके उससे पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण होता है। तो केंद्रक से mRNA को कोशिका द्रव में आने ही ना दो, तीसरा स्तर हो गया। अगर केंद्रक से mRNA को कोशिका द्रव में आने ही ना दिया जाए, रोक दिया जाए, तो भी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला नहीं बनेगी, यानी जीन अभिव्यक्त नहीं हो पाएगा। चौथा, कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन है जो बन रहा है कहाँ, राइबोसोम पर। जब राइबोसोम पर mRNA अटैच होता है तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनती है, और पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनने के बाद वो द्वितीयक या तृतीयक संरचना में परिवर्तित होती है, तब जाकर प्रोटीन बनता है। तो उस पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को सेकेंडरी या टर्सरी यानी द्वितीयक या तृतीयक संरचना में परिवर्तित ही ना होने दिया जाए, तो भी वो फाइनली अपने प्रोटीन को नहीं बना पाएगा। यानी कुल 4 स्तर पर हम जीन को रोक सकते हैं कि तुम पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला या प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला तुम बना लेगा, लेकिन जीन को हम 4 स्तर पर रोक सकते हैं कि वो प्रोटीन ना बना पाए। तो ये कौन करता है, कोशिका करती है, नियंत्रित करती है। तो यहां पर आपको ये पॉइंट याद करना चाहिए कि जीन की अभिव्यक्ति का नियमन जीन के स्विच ऑन व स्विच ऑफ होने की क्रियाविधि है जो विकास की अवस्थाओं व कोशिका की आवश्यकता पर आधारित होता है। यानी जीन तभी अभिव्यक्त होगा, जीन से पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला तभी बनेगा जब उसकी आवश्यकता विकास की किसी अवस्था में हो या कोशिका में हो। विकास की अवस्था का मतलब मेरा नहीं, मेरा भी नाम विकास है तो मेरी अवस्था नहीं, विकास मतलब शरीर की वृद्धि, डेवलपमेंट। तो उसमें जब कभी आवश्यकता हुई उस जीन की तभी वो अभिव्यक्त होगा, अन्यथा नहीं। जैसे एक उम्र आती है, आपको पता है बच्चों में दाढ़ी मूंछ तो आते नहीं है, क्योंकि वो अभी विकास की प्राथमिक अवस्था में। जब वो विकास की उच्च अवस्था में पहुंचेगा तब उसमें बदलाव आएंगे। वो जो दाढ़ी बनाने वाले, दाढ़ी बाल को अच्छी तरीके से डेवलप करने वाले जो जीन होते हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे और दाढ़ी मूंछें आएंगी। तो वो विकास की अवस्था में ऐसा होता है। कोशिका की आवश्यकता अगर है, कोशिका में किसी पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन की आवश्यकता है, तब उससे संबंधित जीन अभिव्यक्त होता है। क्लियर है बात? बेवजह जीन अपने आप को अभिव्यक्त नहीं करता। तो इसके आगे आप याद कर सकते हैं, पहले इतना याद करिए कि जीन अभिव्यक्ति का नियमन जीन के स्विच ऑन व स्विच ऑफ होने की क्रियाविधि है जो विकास की अवस्थाओं व कोशिका की आवश्यकता पर आधारित होती है। और आपको पता है कि जीन से पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण होना है, जिसे हम कई स्तरों पर नियमित कर सकते हैं, जिसके बारे में आपको बता दिया गया है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जीन
की अभिव्यक्ति के परिणाम स्वरूप, जीन की अभिव्यक्ति के परिणाम स्वरूप पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण होता है, जिसे कई स्तरों पर नियंत्रित लिख सकते हैं, नियंत्रित किया जा सकता है। अब हम देखेंगे कि यूकैरियोटिक कोशिका में जो जीन है उसे हम कितनी स्तरों पर नियमित कर सकते हैं। तो यूकैरियोटिक कोशिका में यह नियमन निम्न स्तरों पर किया जा सकता है। पहला, अनुलेखन स्तर पर, यानी जीन से एमआरएनए बनने को रोक सकते हैं। अनुलेखन स्तर पर यानी एट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, या इसे एक और नाम दे सकते हैं कि प्राथमिक एमआरएनए प्रतिलिपि का निर्माण। प्राथमिक एमआरएनए प्रतिलिपि के निर्माण पर उसके निर्माण को रोक सकते हैं, यानी एट फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट। याद करिए सारी चीज़ें, क्योंकि अभी लैक ओपरॉन आने वाला है तो उसमें यूज आएगा ट्रांसक्रिप्ट। दूसरा, संसाधन स्तर, संसाधन स्तर यानी प्रोसेसिंग लेवल, या इससे हम क्या कह सकते हैं, संबंधन का नियमन। रेगुलेशन ऑफ स्प्लाइशिंग। तीसरा, एमआरएनए का केंद्रक से कोशिका द्रव्य में अभिगमन, इसके अभिगमन को रोक दिया जाए, केंद्रक से कोशिका द्रव्य में आ ही ना पाए। इस प्रकार भी हम किसी जीन के अभिव्यक्ति को रोक सकते हैं, नियमित कर सकते हैं। चौथा, अनुलेखन स्तर, यानी प्रोटीन को बनने ही ना दिया जाए। ट्रांसलेशनल लेवल। क्लियर है बातें? तो ये 4 स्तर हैं। हम
4 स्तर हैं यूकैरियोटिक कोशिका में जीन के अभिव्यक्ति के नियमन के लिए। ये 4 स्तर हैं। अनुलेखन स्तर, इसका मतलब क्या है कि हम किसी जीन से mRNA को बनने ही ना दें, पहला हो गया। दूसरा, किसी जीन से मान लो mRNA बन भी गया तो चूंकि जो जीन से mRNA बनता है वो प्राइमरी RNA ट्रांसक्रिप्ट होता है, एक्टिव नहीं होता, वो निष्क्रिय होता है। उसको सक्रिय होने के लिए यानी एक्टिव होने के लिए एक संसाधन यानी एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है जिसे संबंधन यानी स्प्लाइसिंग कहते हैं, जिसमें इंट्रॉन्स अलग हो जाते हैं और जितने भी एक्सॉन से सब जुड़ जाते हैं। तो दूसरा स्तर संसाधन को होने ही ना दें, तो वो जो प्राइमरी mRNA ट्रांसक्रिप्ट बना है वो एक्टिव हो ही नहीं पाएगा, विघटित हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि वो भी बन गया, कि mRNA भी जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट था उससे स्प्लाइसिंग भी हो गया, वो mRNA बन गया। अब उसे कैसे रोका जाए कि वो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण ना करे? तो जो mRNA बना है वो केंद्रक में बना है, केंद्रक से कोशिका द्रव्य में आएगा तभी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण होगा। तो mRNA को केंद्रक से कोशिका द्रव्य में आने ही ना दिया जाए, वहीं पर केंद्रक में ही रोक दिया जाए। तो क्या पॉलीपेप्टाइड बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो एक ये स्तर हो गया। तो जब mRNA को हम केंद्रक में ही रोक देंगे तो कोशिका द्रव्य में आ ही नहीं पाएगा, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण नहीं कर पाएगा। चौथा स्तर, चलो मान लेते हैं कि mRNA केंद्रक से कोशिका द्रव्य में आ भी गया, तो अब ये mRNA राइबोसोम पर जाएगा, वहां पर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाएगा। लेकिन फिर वही बात कि mRNA से जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनती है वो भी निष्क्रिय होती है तब तक जब तक वो रूपांतरित ना हो जाए, ट्रांसफॉर्म ना हो जाए सेकेंडरी या टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में। तो अगर हम mRNA से बनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को द्वितीयक या तृतीयक संरचना में परिवर्तित ही ना होने दें तो भी प्रोटीन नहीं बनेगा। यानी प्रोटीन बनने को यानी जीन के अभिव्यक्ति को हम यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 4 स्तरों पर नियंत्रित कर सकते हैं। क्लियर है बातें? पहला हम देख लेते हैं कि अनुलेखन स्तर पर किस प्रकार से अनुलेखन स्तर पर हम किसी जीन को उसके एक्सप्रेस होने को रोक सकते हैं। अनुलेखन स्तर पर एट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। अनुलेखन स्तर पर कैसे हम नियंत्रित कर सकते हैं? हम जीन से mRNA को बनने ही ना दें। इसके लिए कोशिका में क्या होता है, जो DNA होता है उस पर कुछ बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं जो जीन के एक्सप्रेशन को रोके रहती हैं। मान लो कि ये जीन A है, ये जीन B है, ये जीन C है, ये जीन D है। तो अब इनका एक्सप्रेशन यानी ये एक्सप्रेस होंगी या नहीं होंगी ये किस पर डिपेंड करता है, जब इन पर बाइंडिंग प्रोटीन हट जाए। चूंकि याद रखेंगे यूकैरियोटिक कोशिका के डीएनए पर बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं, बाइंडिंग प्रोटीन्स यानी जिसे हम हिंदी में बंधनी प्रोटीन कहते हैं, बंधनी प्रोटीन या बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, तो बाइंडिंग प्रोटीन डीएनए पर स्थित होती हैं। तो बंधनी प्रोटीन के यानी बाइंडिंग प्रोटीन के डीएनए पर स्थित होने की वजह से जीन अभिव्यक्त नहीं हो पाता, निष्क्रिय होता है, जीन एक्टिव नहीं रहता। याद रखेंगे यूकैरियोटिक कोशिका के डीएनए पर बंधनी प्रोटीन्स लगे होते हैं और बंधनी प्रोटीन के कारण डीएनए पर उपस्थित जीन निष्क्रिय रहते हैं और इस जीन से mRNA नहीं बनेगा। जब ये बंधनी प्रोटीन जब यहां से गायब हो जाएंगे, हट जाएंगे, तभी ये जीन सक्रिय होगा और mRNA
बनाएगा। तो कोशिका में ये नियंत्रण होता है। कोशिका में जो केंद्रक में डीएनए होती हैं उन पर बाइंडिंग प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो इन जीन को रोके रहते हैं, स्विच ऑफ किए रहते हैं कि भैया अभी आपको कोई काम नहीं है, शांत बैठो। लेकिन जैसे ही इनकी आवश्यकता पड़ी कोशिका को, वो बाइंडिंग प्रोटीन वहाँ से हट जाते हैं और जीन एक्टिव हो जाता है और उससे एमआरएनए बनता है। तो ये पहला स्तर था, अनुलेखन स्तर। यानी अनुलेखन स्तर पर हम किसी भी जीन को सक्रिय निष्क्रिय कर सकते हैं। किसकी मदद से? बंधनी प्रोटीन की मदद से। ठीक है, बंधनी प्रोटीन द्वारा आवश्यकता अनुसार निष्क्रिय जीन को सक्रिय जीन में या सक्रिय जीन को निष्क्रिय जीन में बदला जा सकता है। यह हो गया पहला स्तर। दूसरा स्तर संसाधन स्तर। ठीक है, या जिसे हम क्या कहते हैं? संबंधन का नियमन। मान लो कि गलती से ये जीन एक्टिव हो गया और इससे एमआरएनए बन गया, लेकिन आपको ये पता है कि ये जो एमआरएनए बनता है वो निष्क्रिय अवस्था में होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास इंट्रॉन और एक्सॉन्स दोनों होते हैं। यानी इसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट। क्लियर है? तो जो मान लो कि जीन से एमआरएनए बन गया, लेकिन ये एमआरएनए अभी निष्क्रिय होता है क्योंकि इसके पास एक्सॉन इंट्रॉन दोनों होते हैं। अब जरूरी ये है कि जो एमआरएनए बना है उसके एंट्रॉन्स अलग हो जाएं। ठीक है, एक्सॉन एंट्रॉन। तो ये क्या है? ये है प्राइमरी एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट। तो अब ये निष्क्रिय हैं क्योंकि इनके पास एक्सॉन इंट्रॉन दोनों है। तो हम चाहें तो अगर हम किसी जीन के एक्सप्रेशन को रोकना चाहें तो इस प्राइमरी एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट को फाइनल सक्रिय एमआरएनए में बदलने ही ना दें, यहीं पर रोक दें, तो भी जीन प्रोटीन नहीं बना पाएगा। क्योंकि इस एमआरएनए को सक्रिय होने के लिए, सक्रिय एमआरएनए बनने के लिए एक प्रोसेस की जरूरत होती है जिसे कहते हैं संबंधन, यानी स्प्लाइसिंग। और आपको पता है कि इन स्प्लाइसिंग इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड, इंट्रॉन्स अलग हो जाते हैं और जितने एक्सॉन्स हैं वे आपस में जुड़ जाते हैं। एक्सॉन्स आपस में जुड़कर सक्रिय एमआरएनए बनाते हैं। तो ये दूसरा स्तर है जिस पर हम किसी जीन को प्रोटीन में जो अभिव्यक्त होने वाली सूचना है उसको रोक सकते हैं कि चलो ठीक है कि उस जीन से एमआरएनए तो बन गया लेकिन उस एमआरएनए को सक्रिय ना होने दो, यानी संबंधन को रोक दो। तो अगर आप संबंधन को रोक दोगे तो ये नष्ट हो जाएगा, कोई काम नहीं है, निष्क्रिय है। तो ये दूसरा स्तर होता है कि किसी भी जीन के एक्सप्रेशन को रोका जा सकता है यहाँ पर। तीसरा, मान लो कि वो एमआरएनए सक्रिय एमआरएनए में परिवर्तित हो गया, अब आगे कैसे रुके? तो तीसरा क्या है कि आपको पता है कि एमआरएनए केंद्रक में निर्मित होता है और केंद्रक से कोशिका द्रव्य की ओर अभिगमित होता है, यानी निकल कर जाता है। केंद्रक से कोशिका द्रव्य में अभिगमन। अब इस स्तर पर इसे रोका जा सकता है कि ये जो एमआरएनए है वो केंद्रक से कोशिका द्रव्य में जा ही ना पाए। ये जो सक्रिय एमआरएनए बन गया है, गलती से मान लो कि जीन से एमआरएनए बन गया, सक्रिय एमआरएनए, तो अब चाह रहे हैं कि सक्रिय एमआरएनए से कि पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला ना बने। तो आपको पता है कि कोशिका में केंद्रक होता है, केंद्रक में होता है डीएनए
और इसी डीएनए से बना है एमआरएनए। एमआरएनए कहाँ बना है? केंद्रक में। ये क्या है? कोशिका द्रव्य। तो ये जब एमआरएनए केंद्रक से कोशिका द्रव्य में आएगा तभी आगे की प्रक्रिया होगी, तभी जीन से पूरा एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनेगा। तो क्या करो, इसके एमआरएनए को केंद्रक से कोशिका द्रव्य में आने ही ना दो, रोक दो। तो ये तीसरा स्टेप होता है। अब मान लो कि चलो ठीक है, यहाँ पर भी गलती हो गई और ये चले आए, ये एमआरएनए कोशिका द्रव्य में पहुंच गए, तो क्या अभी भी इसे रोका जा सकता है? तो चौथा, जी हाँ, चौथा स्टेप अनुलेखन स्तर पर। अनुलेखन स्तर पर कि जो एमआरएनए है वो एमआरएनए पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला भी बना दिया। लेकिन आपको पता है कि ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बेकार है, निष्क्रिय है, जब तक कि ये रूपांतरित ना हो। किसमें रूपांतरित ना हो? द्वितीयक या तृतीयक संरचना में। द्वितीयक या तृतीयक संरचना में। क्लियर है बात? तो इस स्तर पर भी रोका जा सकता है कि एमआरएनए से पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बन गया तो इस पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को आगे द्वितीयक की तृतीयक संरचना ना बनने दिया जाए, रोक दिया जाए, तो भी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला विघटित हो जाएगी, कोई काम की नहीं है। तो ये कुल 4 स्तर हैं जिन पर हम किसी भी जीन के अभिव्यक्ति को नियमित कर सकते हैं। क्लियर है बात? किसी जीन के अभिव्यक्ति को हम नियमित कर सकते हैं। क्लियर है बात? वही एग्जाम्पल कि जैसे ई कोलाई जीवाणु को बीटा गैलेक्टोसाइडेज की जरूरत है। ई कोलाई को एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज की जरूरत है। अब इस एंजाइम की इसको आवश्यकता है तभी जीन अभिव्यक्त होकर इसको बनाएगा, और आवश्यकता नहीं है तो ये जीन इस बीटा गैलेक्टोसाइडेज को नहीं बनाएगा। तो कब बनाएगा? जब ई कोलाई में कौन आ जाएगा? लैक्टोज। चूंकि लैक्टोज क्या है? एक डाइसैकेराइड होता है, इसका कोई यूज नहीं है जब तक कि ये ग्लूकोज या गैलेक्टोज में कन्वर्ट ना हो। तो इसके ग्लूकोज या गैलेक्टोज में कन्वर्जन के लिए यानी अपघटन के लिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है। तो अभी कोशिका में इसकी आवश्यकता पड़ी क्योंकि कोशिका में लैक्टोज आ गया, तो इस लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए ये एंजाइम चाहिए। तो ये जीन एक्टिव हो गया और इसको बना दिया, काम हो गया। लैक्टोज जब खत्म हो गया, जीन का स्विच ऑफ हो गया और ये बंद हो गए, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को नहीं बनाएंगे। क्लियर है बात? जीन अभिव्यक्ति का नियमन किस क्रियाविधि पर आधारित है? जीन के स्विच ऑन और ऑफ होने की क्रियाविधि पर। तो स्विच ऑन जीन तभी होगा जब इसके संबंधित चीजें होंगी कोशिका में, यानी लैक्टोज अगर उपस्थित है तो जीन का स्विच ऑन होगा और जीन ऑन होते ही बीटा गैलेक्टोसाइडेज को बना देगा। लैक्टोज अगर नहीं है कोशिका में तो जीन का स्विच ऑफ होगा क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं है बीटा गैलेक्टोसाइडेज की। क्लियर है? अब इसका नियमन 4 स्तरों पर हो सकता है कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज के बनने में आपको पता है कि कोई जीन डायरेक्ट तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज को बनाएगा नहीं, कोई जीन है वो एमआरएनए बनाएगा। एमआरएनए जो है वो फिर सक्रिय होगा, सक्रिय होने के बाद ये कोशिका द्रव्य में जाएगा, कोशिका द्रव्य के बाद वहाँ पर ये पेप्टाइड श्रृंखला बनाएगा, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाएगा और फिर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। तो हम इसे 4 स्तरों पर नियमित कर सकते हैं कि पहले कि जीन से एमआरएनए को बनने ही ना दिया, पहला स्तर।
अच्छा चलो बन भी गया तो सक्रिय ना होने दें, दूसरा स्तर। अच्छा चलो बन सक्रिय भी हो गया तो केंद्रक से कोशिका द्रव्य में आने ही ना दें, तीसरा स्तर। और मान लो चलो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला भी बन गया तो प्रोटीन बनने ही ना दें। 4 स्तर होते हैं जीन अभिव्यक्ति के नियमन का, बस। ठीक है, आइए बुक पर आते हैं। देखिए जीन अभिव्यक्ति का नियमन, जीन अभिव्यक्ति का नियमन जीन के स्विच ऑन एवं स्विच ऑफ होने की क्रियाविधि है जो विकास की अवस्थाओं एवं कोशिका की आवश्यकता पर आधारित होती है। विकास की अवस्थाओं यानी जैसे जैसे शरीर की वृद्धि, उसका डेवलपमेंट होता है, विकास होता रहता है, उसमें जब भी कभी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, किसी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की ज़रूरत पड़ती है, प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, तो वो जीन एक्टिव हो जाता है। या जब कभी कोशिका को आवश्यकता होती है, ऐसे मैंने बताया ना कि ई कोलाई कोशिका को कब आवश्यकता होगी बीटा गैलेक्टोसाइडेज की, जब लैक्टोज उसके पास होगा। तो जब लैक्टोज आ गया तो मतलब उसको बीटा गैलेक्टोसाइडेज की आवश्यकता है, उसका जीन एक्टिव होगा, स्विच ऑन हो जाएगा। जीन अभिव्यक्ति के परिणाम स्वरूप पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होता है जिसे हम कई स्तरों पर नियमित कर सकते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में यह नियमन निम्न स्तर पर हो सकता है। कौन कौन से? अनुलेखन स्तर पर, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल या प्रारंभिक अनुलेख का निर्माण, दूसरा संसाधन स्तर पर यानी संबंधन का नियमन, तीसरा एमआरएनए का केंद्र से कोशिका द्रव्य में अभिगमन, चौथा स्थानांतरीय स्तर यानी ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। मैंने इसे शायद अनुलेखन स्तर लिख दिया है, उसको सही कर लीजिएगा, अनुलेखन नहीं होगा, स्थानांतरीय स्तर होगा। अनुलेखन तो डीएनए से एमआरएनए को बनने को कहते हैं। क्लियर है? अनुलेखन स्तर, हाँ ठीक है, उसको सही कर लीजिएगा, अगर आपने मन में नोट कर लिया तो उसको सही कर लीजिएगा। अनुलेखन स्तर नहीं होगा, चौथा वाला जो मैंने बताया गलती से अनुलेखन बोल दिए हैं, स्थानांतरीय स्तर होगा या रूपांतरीय स्तर बोल सकते हैं। आपने समझा कि अनुलेखन स्तर पर क्या होता है कि जीन से जो एमआरएनए है उसे बनने ही ना दिया जाए। दूसरा, चलो बन भी गया तो अभी निष्क्रिय है, उसे सक्रिय ना होने दिया जाए, संबंधन की प्रक्रिया रोक दो। तीसरा, मान लो संबंधन भी हो गया तो उसे केंद्रक से कोशिका द्रव्य में मत आने दो। चलो मान लो कोशिका द्रव्य में आ भी गया तो उसके स्थानांतरीय स्तरीय मानिए मतलब कि पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से प्रोटीन बनने ना दो। 4 स्तर पर हम इसको जो है नियमित कर सकते हैं, नियंत्रित। ठीक है, तो पहला क्या है? अनुलेखन स्तर पर यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए के साथ बंधनी प्रोटीन्स होते हैं। बंधनी प्रोटीन्स के डीएनए के साथ लगे रहने पर जीन निष्क्रिय रहते हैं। जब डीएनए पर बंधनी प्रोटीन यानी बाइंडिंग प्रोटीन्स चिपके होते हैं तो जीन निष्क्रिय होते हैं। जीन सक्रिय तभी होंगे जब ये बंधनी प्रोटीन्स हटेंगे। तो तब हटते हैं जब कोशिका में उस जीन की अभिव्यक्ति की आवश्यकता हो। बंधनी प्रोटीन्स द्वारा आवश्यकता अनुसार सक्रिय जीन को निष्क्रिय किया जा सकता है। यानी कोई सक्रिय जीन है, मान लो कि वो अभिव्यक्त हो रहा है और हम चाह रहे हैं कि ये रुक जाए, तो उस बाइंडिंग प्रोटीन को उस जीन से जुड़ जाना चाहिए। तो जब जुड़ जाएगा तो वो निष्क्रिय हो जाएगा। यानी किसी सक्रिय जीन को निष्क्रिय कर सकते हैं या निष्क्रिय जीन को हम सक्रिय कर सकते हैं बंधनी प्रोटीन्स के माध्यम से। और इस प्रकार हम एमआरएनए अनुलेखन की दर को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। दूसरा, संसाधन स्तर पर, तो डीएनए के अनुलिपीकरण से बनी जो एमआरएनए होती है वो प्राथमिक प्रतिलिपि होती है जो निष्क्रिय अवस्था में होती है। इसको सक्रिय होने के लिए संसाधन की आवश्यकता होती है। तो प्राथमिक एमआरएनए प्रतिलिपि यदि संसाधन की बजाय विघटित हो जाए, संसाधन ना हो, तो वो पॉलीपेप्टाइड का संश्लेषण नहीं कर पाती। तो सक्रिय एमआरएनए बन नहीं पाएगा और प्रोटीन संश्लेषण रुक जाएगा। अतः एमआरएनए प्रतिलिपि के अनुलेखन की दर को घटाया बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट, एमआरएनए का केंद्रक से कोशिका द्रव्य में अभिगमन। डीएनए अनुलिपीकरण से बना जो एमआरएनए है वो केंद्रक से कोशिका द्रव्य में आता है। अगर इसी एमआरएनए को कोशिका द्रव्य में प्रवेश ना करने दिया जाए तो भी अनुवादन नहीं हो पाएगा। चौथा, स्थानांतरीय स्तर, यानी राइबोसोम पर एमआरएनए अणु से पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के अनुवादन स्तर पर नियंत्रण किया जा सकता है या संश्लेषण की दर को घटाया बढ़ाया जा सकता है। यदि अनुवादन हो भी जाए यानी प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बन भी जाए तो भी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला सक्रिय नहीं होते तब तक जब तक वो द्वितीयक तृतीयक संरचना में परिवर्तित ना हो। इसको द्वितीयक व तृतीयक संरचना में बदलना आवश्यक होता है।
इस स्तर पर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का विघटन होने पर प्रोटीन नष्ट हो जाता है अथवा इसके रूपांतरण के समय बदलाव होने से प्रोटीन की भूमिका बदल सकती है। ठीक है, बस जीन कोशिका में अभिव्यक्त होकर एक विशेष कार्य या एक निश्चित कार्य को संपन्न करते हैं। यह तो मैंने पहले ही बता दिया था कि जीन कोशिका में अभिव्यक्त होकर एक विशेष कार्य या विशिष्ट कार्य को संपन्न करते हैं। उदाहरण के लिए इकोलाई में जब लैक्टोज आता है तो लैक्टोज को अपघटित करने के लिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम की प्रयोग आवश्यकता होती है। अब इस एंजाइम की आवश्यकता है तो जो जीन है इससे संबंधित वो इस एंजाइम को बनाएगा। अगर लैक्टोज नहीं है को इकोलाई में तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज की कोई आवश्यकता नहीं है, वो जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज को नहीं बनाएगा और स्विच ऑफ रहता है उस जीन का। बस यही चीज़ें बताई गई हैं। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, ओपेरॉन संकल्पना, ओपेरॉन कॉन्सेप्ट। तो ये ओपेरॉन कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा वेट कर लीजिएगा, मैं जल्द ही इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक कुछ क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड, उनके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में भी दीजिएगा, अपनी कॉपी में भी दीजिएगा, लिख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन, यूकैरियोट्स में जीन के अभिव्यक्ति के कितने स्तर हैं जिसमें हम उसे नियमित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी जीन से बना प्राथमिक mRNA प्रतिलिपि सक्रिय होता है या निष्क्रिय। दूसरा, रूपांतरण द्वारा बने पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला सक्रिय होते हैं या निष्क्रिय। लास्ट क्वेश्चन, कि जीन अभिव्यक्ति का नियमन किस क्रियाविधि पर आधारित है। बस इतने क्वेश्चन हैं जिनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं और आगे के टॉपिक्स के लिए आप जुड़े रहें यूट्यूब चैनल बायोलॉजी निधि के साथ। धन्यवाद।